Hi Sharad, welcome on Europedia. थैंक यू सर। Sharad, let me congratulate you for your selection in very prestigious organization of India, that is Nuclear Power Corporation of India Limited. So NPCL में थैंक यू। आपकी सिलेक्शन हुई है, आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो आप आपसे शरद, आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू टुडे एंड आई वांट टू यस सर। नो योर जर्नी। और आपको हम्म। पता है इन इंटरेक्शंस का जो मेन मोटिव है, पर्पस है कि जो स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं उनको बहुत यस ज्यादा सर। इंफॉर्मेशन पता चले और वो मोटिवेट हम्म। फील करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप जैसे यस सर। सक्सेसफुल जो कैंडिडेट हैं उनकी जर्नी से उनको काफी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट यस करूंगा सर। कि इसको आप जितना इंफॉर्मेटिव हो सके उसको पर्पस हम्म। को ध्यान में रखते हुए कि जो स्टूडेंट सुन रहा है उसको बेनिफिट हो, इस तरीके से हम इसको आगे लेके जाएंगे। सो ओके माई सर। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट यू ओनली। आप अपने यस बारे सर। में बताएं, आप कहाँ से हैं? शरद, विच पार्ट ऑफ इंडिया, हम्म। फ्रॉम विच कॉलेज हम्म। यू ग्रेजुएटेड, हम्म। यस सर। एंड ग्रेजुएशन से लेके अभी तक का सिलेक्शन तक का जो हम्म। आपकी जर्नी थी वो कैसी रही, जिसमें अगर आपने कोई हम्म। एग्जाम लिखे, आपने एग्जाम क्लिक हम्म। नहीं किए, जैसी जैसी जर्नी रही, जो स्टूडेंट सुनना यस सर। चाहता है उसको सारा आप बताएं अपने बारे में। हम्म। ओके सर। सर तो मेरा नाम शरद कुमार साहू है और मैंने 2023 में पास आउट जीसी रायपुर से पास आउट किया है। एंड मैं छत्तीसगढ़ का हूँ सर। जी छत्तीसगढ़ रायपुर। यस सर। ओके। अ, मतलब छत्तीसगढ़ में रायपुर में मेरा कॉलेज है और मैं हूँ धमतरी से। यस सर। धमतरी खरतुली मेरा गांव है। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और 2023 में मैंने वैसे गेट तो मैंने 3 बार दिया है सर। गेट की जर्नी अगर स्टार्ट करें तो 2022 से ये जर्नी स्टार्ट हुई है और अभी लगभग खत्म बोल सकता हूँ, या फ्यूचर में भी क्या होगा तो नहीं पता, बट अभी तक का जर्नी शेयर करूँगी सर। तो फर्स्ट बार मैंने 2022 में मैं शायद थर्ड ईयर में जो है फर्स्ट टाइम गेट अपना दिया था। तो उस टाइम वैसे सर मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो उस टाइम से मेरा क्लियर था कि मुझे गेट ही देना है करके, क्योंकि मैं भी जेई फेलियर रहा हूँ। तो मेरे जो टीचर हैं वो मुझसे ये बोले कि आज तू जेई में फेल हुआ है, कोई बात नहीं, आज से 4 साल बाद मैं सर, क्योंकि मैं सेकेंड फिर से ड्रॉप लेना चाह रहा था उस टाइम पे। तो मेरे जो सर हैं वो मुझे गाइड किए और बोले, मन तो मेरा पूरा था कि मुझे ड्रॉप ही लेना है, बट मेरे सर ये बोले कि आज से तू 4 साल बस रुक और 4 साल खूब मेहनत कर, और 4 साल बाद फिर इन्हीं लोगों से तेरा फिर से कंपटीशन होने वाला है। और अपने आप को इतना इम्प्रूव कर कि 4 साल बाद जब तेरा कंपटीशन हो तो तू वो एक्स्ट्रा एज ले सके इन लोगों से फिर से, क्योंकि तेरा कंपटीशन इन लोग से होना ही है। तो फर्स्ट ईयर से मेरा ये क्लियर था सर कि मुझे गेट ही देना है करके। देन फर्स्ट ईयर तो मैं कुछ नहीं किया। सेकेंड ईयर के लास्ट लास्ट में जो है फोर्थ सेमेस्टर से मैं एक कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। गेट एकेडमी करके है यहाँ पे भिलाई में, तो वो मैं ज्वाइन कर लिया था और खूब मेहनत किया सर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो मैं शायद सेकेंड अटेम्प्ट से ज़्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेहनत किया था कॉलेज के साथ, क्योंकि उस टाइम कोरोना भी था और फ्री टाइम बहुत मिलता था उस टाइम पे। तो अच्छा खासा मेहनत किया और साथ में सीनियर्स भी थे तो पैरेलली उनके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होते रहता था, और इस तरह से ये फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा गया। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 90% सिलेबस किया था सर, 90% ऑलमोस्ट थर्ड ईयर में। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस था नहीं मेरा सही से। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण इस अटेम्प्ट में मैं वहां जाके मतलब पूरा चारों खाने चीट हो गया और क्रैक तो हुआ नहीं, आया 15 नंबर। तो मैं अंदर तक हिल गया सर कि इतना मेहनत करने बस 15 नंबर आता है। मैं ये सोचा था कि मेहनत करूंगा मैं आराम से थर्ड ईयर में ही रैंक ले आऊंगा, ऐसा मेरा था सर उस टाइम पे। और प्रैक्टिस वगैरह मेरा सही से था नहीं, लेकिन इतना जोश था कि नहीं आ ही जाएगा ऐसा करके। लेकिन फर्स्ट बार जब मैं रियलिटी को उस टाइम देखा ना तो सर इतना टूट गया था मैं कि बाप रे इतना टफ होता है ये गेट एग्जाम सीरियसली, और कैसे क्रैक करते हैं इसको करके मैं वजह सोच में पड़ गया। और 2022 को जब क्वेश्चन है सर आईटी खड़गपुर लिया था, वो क्वेश्चन सर मतलब इतना डर बैठा दिया था मेरे मन में कि 2023-24 में भी जब उस क्वेश्चन को देखता था ना तो एकदम डर से जाता था मैं उस क्वेश्चन को ही बस, कि क्योंकि मैं इतना मेहनत अपना लगाया था थर्ड ईयर में और मैं वहां जाके पूरा चारों खाने चित हो गया था। तो इस तरह से मतलब मेहनत तो मेरी तरफ से अच्छा था सर, बट
आउटपुट अच्छा आया नहीं, क्योंकि जिस डायरेक्शन मेहनत करना था वो मेरे, हो सकता है मेरा डायरेक्शन सही नहीं रहा उस ईयर में। देन फोर्थ ईयर में जो है मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा किया, क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग हो गया था मेरा। हम्म, बट सर मेरा कॉलेज का प्रेशर इतना ज्यादा दे दिए हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और हम्म, मतलब एग्जाम्स ऐसे थे सर कि गेट हम मतलब सेमेस्टर एग्जाम ऐसे थे कि जस्ट सेमेस्टर एग्जाम की जस्ट 10 दिन बाद मेरा गेट एग्जाम था, समथिंग ऐसा। हम्म, और उससे पहले कॉलेज में एक कहीं ना कहीं प्रेशर था ही एक तरह से प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो वो कहीं ना कहीं उतना हावी नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं प्रेशर था उसका। बट ये कॉलेजेस एग्जाम्स जो सेमेस्टर एग्जाम था उसके कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट वो लाया, जिससे मेरा फोर्थ अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं कट ऑफ निकला, 6,000 के राउंड रेंज भी आया। लेकिन इतना कॉन्फिडेंट, क्योंकि सर एक पॉइंट यहाँ भी ये था कि मेरे जो प्रोफेसर थे कॉलेज के, वो दो तीन प्रोफेसर ऐसे थे जो ऐसा नहीं पता मुझे अपने आप में नहीं दिखता, वो नहीं दिखता था जो उनको मुझ में दिखने लगा था, समथिंग ऐसा कुछ होने लगा था। क्लासेस में भी वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं शरद, शरद कर सकता है तू, ऐसा करके पर्सनली बुला के इतना अच्छे से गाइड करते थे वो लोग, जो मेरे प्रोफेसर थे। तो वहां पे एक मोटिवेशन आया सर, और थर्ड फोर्थ ईयर में एक डिसीजन ले लिया कि एक साल ड्रॉप लूंगा करके, मतलब नेक्स्ट 2024 के लिए। तो वहां पे मतलब ये था कि टीचर्स लोग का काफी सपोर्टिव सर, मेरे कॉलेज में जीसी रायपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर है, स्टेट कॉलेज है। तो यहाँ पे टीचर्स तो काफी सपोर्टिव हैं मैकेनिकल ब्रांच पे, जो वो तो बहुत सपोर्टिव थे, तो उस कारण से थोड़ा कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना रहा, और इतना तो क्लियर था कि हाँ मुझे गेट देना है करके। तो उस बार समथिंग सर मेरा 6,000 के राउंड रैंक आया, लेकिन अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं रैंक ला ही लूंगा करके, इतना तो मेरा में था। और सर लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट बोले थे शायद, उसको मैं नोट करके भी रखा था, मेरे जो प्रोफेसर हैं। मैं पर्सनली बैठा तो मुझे मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए नहीं, शायद उनके मन से दिल से आया क्या मुझे नहीं पता, बट वो सब स्टेटमेंट्स मैं नोट करके रखता था, क्योंकि कभी मेरा डाउनफॉल अगर आए तो मैं उस स्टेटमेंट्स को पढ़ता था वहां जाके, कि अगर कोई मुझ पर इतना हद तक ट्रस्ट किया, मतलब कुछ तो मुझ में है वो चीज, वो दिखेगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो मुझ में दिखेगा करके सर। ये जो है मेरा जब डाउनफॉल आता था तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का ये सोर्स रहता था मेरे लिए। और फिर 2024 में मैंने सही मतलब 2024 में तो सर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज प्रॉपर। और दूसरा फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी ऐसे थे सर, कोई कोई जो मतलब एकदम अगर डाउनफॉल चले जाओ या कभी भी कुछ लाइफ में ऊपर नीचे होना, तो उसके लिए एकदम मेंटेन करने के लिए इसको। तो फ्रेंड सर्कल भी मेरा वैसा ही था, तो दोस्तों से बात होता था, इस तरह से करते 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 फोर्थ ईयर भी कंप्लीट हुआ। और कहीं ना कहीं हाँ एक चीज और है सर, मैं हेल्थ कॉन्शियस तो था ही शुरू से, मतलब इस प्रिपरेशन में। अच्छा हाँ, 2023 में सर एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए, कि जो है हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इनको। कॉलेज में मैं बता रहा हूँ सर कि मेरा जो है इतना ज्यादा हेल्थ खराब हुआ था, वो बहुत मेजर रीजन था सर मेरे गेट थोड़ा सा वो खराब होने का, कि मैं मेरा ब्लड जो है हीमोग्लोबिन मेरा 5 ग्राम चला गया था सर, सीरियसली। इतना मेरा हालत खराब हो गया था, और मुझे पता ही नहीं, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था कि मतलब खाना पीना का मुझे इतना होश रहता नहीं सर उस टाइम पे, मतलब उतना मैं हेल्थ को ध्यान देता नहीं था। और उस कारण से मेरा हेल्थ बहुत खराब हुआ, और कहीं ना कहीं वो अच्छा खासा डैमेज किया मेरे प्रिपरेशन को, हेल्थ। तो उसको सुधारने के लिए 2024 में मैं थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर योगा करता था सर, मतलब 5 बजे उठ गए, 5 से 5 बजे उठ गया, और फिर एकदम प्रॉपर योगा कर रहा हूँ एकदम, हर चीज प्रॉपर था। तो हेल्थ कॉन्शियस तो अच्छा खासा मैं हो गया था फोर्थ मतलब 2024 के लिए, अपने थर्ड अटेम्प्ट पे। तो हेल्थ का उतना इशू नहीं आया सर मुझे। बट अब इसके बाद भी एग्जाम से 10 दिन पहले, अब क्या मैं बोलूँ, धीरे से मेरा थोड़ा हेल्थ डाउन होने लगा उस टाइम पे। अब मैं एकदम डर से गया, और इतना मैं क्या बताऊं सर कि मतलब गेट 2024 ऐसा माइंड में दिल दिमाग में मेरा बस गया था कि एक तो पॉजिटिव वाइब आता ही था मुझे गेट 2024 से। तो उसको सोच के सर मेरा धड़कन ही बढ़ जाता था, अपने आप बैठा हूँ बस सोचा तो एकदम से एक्साइटेड हो जाने जैसा। तो ये कहीं ना कहीं सर एक, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गेट अच्छा ही जाएगा, और मन में यही रहता था कि जब जब भी गेट एग्जाम देके निकलूँ तो चेहरे पे एकदम स्माइल होना चाहिए, और लगना चाहिए कि हाँ यार जबरदस्त गया वाला। तो ये था सर। और 2024 फिर दिया गेट, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर, जैसे गेट से दे के निकला मैं,
तो इस बार का ऐसा, लाइक लास्ट टाइम मैं 42 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था सर, लाइक 2023 में। मैं 2023 में सिर्फ 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, माइनस अच्छा खासा कर गया था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डैमेज हुआ। अब 2024 में इतना मेहनत करके आया था, सोचा था 55 तो अटेम्प्ट करना ही है, ऐसा एकदम प्लान करके आया हूँ। और यहाँ आके थोड़ा सा एग्जाम हॉल में तो ऐसा लग रहा था कि पेपर ठीक ही ठाक टफ है ऐसे करके। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार इतना आसान था एग्जाम, मतलब पेपर वो काफी इजी था। बट फिर भी सर मतलब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपना इनर्शिया इतना गेन कर लिया था, थोड़ा सा मेरे हेल्थ डाउन हुआ था 10 दिन पहले, कि वो इनर्शिया मेरे को थ्रू आउट दी एग्जाम मेरे को फ्लो कर गया। मतलब ऐसा था सर 2022 का, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग थोड़ा कम यूज किया, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, जो कि इनर्शिया होता है ना सर, क्वेश्चन देखे सॉल्व किए वाला। तो फिर तो मार्क्स कितने बने तुम्हारे 24 में? 24 में मेरा 54.6 सेट आया सर। अच्छा। और फिफ्टी फोर रैंक? पॉइंट सिक्स एट स्कोर रैंक है, रैंक वगैरह? 849 रैंक है सर, 849 हम्म। रैंक। एंड 669 स्कोर है, गेट स्कोर है सर। तो आपने ग्रेजुएशन अभी किया है क्या सर? नहीं सर, 2023 का पास आउट हूँ। 23 के पास होगा, अच्छा। हाँ, अच्छा। हम्म। एक साल तो ड्रॉप फिर लिया इस 2024। स्कोर के बेस पे आपने मास्टर्स वगैरह भी ट्राई किया? हाँ किया ना सर, ये मुझे आईआईटी मद्रास में थर्मल मिला सर अभी। ओके। हम्म। हाँ, अभी आपने ज्वाइन तो भी किया उसको? अभी थर्मल ज्वाइन नहीं किया हूँ सर, अभी सोच रहा हूँ कि यही एनपी सर्विस ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब इस यस बार सर, की हाँ, बात बता रहे हैं आप कि इस बार आपको मिला? इसी बार मिला 23 में सर आपने आईआईटी ज्वाइन नहीं किया? मद्रास। 23 हाँ में आपने 23 में ज्वाइन मैं नहीं किया? ज्वाइन कुछ, हाँ वो तो मेरा ड्रॉप हो गया सर, कंप्लीट ड्रॉप ले लिया मैंने 2023 में। ओके। और ऐसा करते करते इनर्शिया मेरा अच्छा खासा डेवलप कर लिया था, तो थोड़ा भी हो गया सर, अच्छा ठीक ही ठाक गया, एवरेज ही गया सर। अब सबको लगता ही है कि एग्जाम दिलाने के बाद कि हाँ मैं तो इससे और अच्छा कर सकता था, तो मन हम्म। में बना ही रहता है। बट फाइनली 54.68 आ गया। और रैंक अच्छा लगा सर, अंडर 1000 भी आया, तो मुझे चलो ठीक है। और फिर तो आपका ऑल इंडिया रैंक कितना था सर? 849 सर। 849 आपका ऑल इंडिया रैंक था। अच्छा, क्या यस आपको सर। लग रहा था इसमें कुछ कॉल वॉल आ जाएगा आपको? इस पे तो सर मेरे पास एक ही होप था, वो है एनटीपीसी का। सॉरी, हाँ। एनटीपीसी बोलता हूँ सर, ये हमारा एनपीसीआई का सीनियर सर से बात हुआ, तो बोले कि नहीं नहीं एनपीसीआई तो तेरे को आएगा ही आएगा। और हम्म। सर एनपीसीआई के लिए मैं एक साल पहले से मन बना के रखा था, क्योंकि मैं स्टेटस पे देखता था बहुत लोगों का, तो एकदम मेरा आता था कि नहीं यार एनपीसीआई जाना है करके। और तो एक साल पहले से मेरे मन में था सर वो एनपीसीआई जाना है करके। और जब मेरे सीनियर सर बोले कि इतना रैंक पे तुझे कॉल आएगा एनपीसीआई, तो उस मोमेंट पे सर जो मुझे खुशी मिला ना, इंटरनल हैप्पीनेस, नहीं नहीं ये तो मैं ले ही सकता हूँ करके। और दूसरा ये था सर कि बहुत लोग बोल रहे थे कि एनटीपीसी भी चांसेस है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी है, तो एक दूसरा वो थोड़ा है, बट उसका बोल नहीं सकते सर, वो तो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा हम्म। सर में होगा क्या। तो यही था सर फिलहाल तो, ओके। एनपीसीआई अच्छा का ही होप शरद, था। हम्म, देखो 849, कुछ आइडिया दे हम्म। सकते हैं आपकी ओबीसी में मैकेनिकल को किस रैंक तक कॉल आती होगी एनपीसीएल की? एनपीसीआई सर जो मेरे साथ में और गए थे, तो उनको तो मेरे जैसे कुछ दोस्त हैं, उनका 1800 क्या ऑलमोस्ट 1800 रैंक था, उनको भी तो आया था कॉल। हम्म। हाँ, हम्म। और आई थिंक 2000 तक गया ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है हम्म। मतलब ओबीसी 2000 में। रैंक जिसका तक था उसको हम्म, कॉल आ गया होगा हम्म। एनपीसीएल का। हाँ, ओबीसी हम्म। कैटेगरी से सर। अच्छा, मेरे को एक एक पॉइंट बताओ शरद, जैसे जिन स्टूडेंट्स का रैंक 1000 के आसपास होता है, वो हाँ ये हाँ, सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद हमें पीएसयू ना मिले। मतलब यस सर। लेकिन जब देखते हैं कि कॉल जो आया है, जैसे अभी मैं आपको नालको की बात बता रहा हूँ, पता नहीं आपने नालको भी कभी अप्लाई किया कि नहीं किया। नालको हाँ में हाँ, 3500 रैंक तक ओबीसी को कॉल 35, है। यस सर। मैकेनिकल हाँ की बात आए बता हैं, रहा हूँ। हाँ। आपको भी यस आया सर। होगा, अगर आपने भरा होगा, पता नहीं आपने भरा कि नहीं भरा। नहीं सर, मेरा तो रैंक 6000 था ना 2023 बेसिस पे, तो मैं तो भर ही नहीं पाता है उसको। पता था सर, मुझे इसका आइडिया है। यस सर। नहीं नहीं, अच्छा ये नालको का तो पिछली बार का भरा गया है ना शायद, आपके गेट के हाँ पहले से हाँ, क्या है। हाँ हाँ, वही 2023 तो पे सर वो। हाँ, तो जैसे जिसका रैंक 1000 है, 1500 है, जिसको एनपीसीएल का कॉल आ गया, और एक बार हम्म। एनपीसीएल का कॉल आ गया, तो कितना परसेंट वेटेज है इंटरव्यू का एनपीसीएल में? इंटरव्यू तो 100% वेटेज है सर, 100% वेटेज है। यही तो, यस सर, टर्निंग स्ट्रेंथ है पॉइंट है हमारे लिए। ये। यस सर। हाँ ये है। जैसे पर मेरे बच्चे जैसे, बच्चे फ्री में नहीं तैयारी करते ना, बच्चों को लगता है कि शायद मैं हमारा हाँ नहीं हाँ, होगा। जैसे यस सर, बीएआरसी हो ये, गया, एनपीसीएल हो गया, हाँ, इसमें बीआरसी 100% का भी, कन्वर्शन यस, है। बीआरसी का भी दिया था सर मैं। और एक चीज ये है सर कि ना, जैसे कि आईओसीएल हो गया,
और जैसे अभी सेल भी आया है, तो इनका कुछ बोला नहीं जा सकता सर कि एक्चुअल में क्या होगा, क्योंकि अब 75% 85% अगर गेट स्कोर लेने लगा तो चांसेस काफी कम हो जाते हैं हमारे कम हो सिंगल इतना जाएगा। रैंक है। हम्म। तो इतना है सर, और ये कि यही पॉइंट रहता है सर कि 100% इंटरव्यू वेस्ट कर दे तो फिर तो हमारे जैसे जो रैंकर्स है ना, जैसे मैं 1000, जैसे मेरे एक सीनियर सर है सर, उनका भी वही 1700 के ऑलमोस्ट रैंक है, बट उनका भी हो गया एमपी में। हम्म। तो ऐसा लगता है कि शायद एनपी शायद सही ही है भाई, ऐसे जैसे रैंक तक तो ले लिया, और अब हमारे जैसे मौका मिल रहा है तो फिर छोड़ना नहीं हम्म। चाहिए सर ऐसे मौकों को। अच्छा चलिए, अब चलते हैं शरद, आपको कॉल आ गया राइट, अब आपको कॉल आ गया हाँ। एनपीसीएल का। तो कब यस आपको सर। कॉल आया और फिर कितना टाइम था आपको ऐसे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए? एनपीसीएल के लिए तो मुझे मुझे टाइम जो मिला था वो ऑलमोस्ट 20 डेज का मिला था सर। अच्छा। हम्म। बट सर दिक्कत ये था मेरे साथ कि मेरा जो इंटरव्यू डेट था ना, जैसे 6 जून को था मेरा इंटरव्यू डेट कल पक्का में। तो उसके उसके पहले 27 मई को मेरा बार में इंटरव्यू था। अच्छा। तो हाँ, तो पैरेलली बार के लिए बहुत बार के लिए अच्छा खासा इंटरव्यू प्रिपरेशन था मेरा। मतलब ठीक ही ठाक किया था सर बार के लिए भी। हम्म। तो कहीं ना कहीं मैं अगर अभी डिस्कस करूंगा इनकी साल के इंटरव्यू के बारे में, तो एक्स्ट्रा जो मुझे मिला सर बार के जो तैयारी की है ना मुझसे, तो हम्म। उसके जो पीवाईक्यूज हैं उससे मुझे ना एनपीसीएल में फायदा हुआ हम्म। कुछ कुछ क्वेश्चंस में। हम्म। तो मिला तो मुझे वही 20 डेज था सर, बट वही बार भी सामने था, तो ऐसा लग रहा था कि बार का ही देना है। और उसके बाद सिर्फ 5 डेज एक्चुअल में मिला था मुझे एनपीसीएल के लिए, क्योंकि अरे। 27 मई से 6 जून के बीच में वही ट्रेन में आने जाने का अगर हम माइनस माइनस कर दें तो फिर वही 5 डेज के आसपास बच जाता है। तो हम्म। माइंड में वही था सर कि सामने में तो बार है, इसके बाद तो बार की तैयारी कर रहा हूँ, तो एनपीसीएल तो हो ही रहा है साथ में। 5 डेज में मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे आरएससी वगैरह हो गया, और पावर प्लांट की थोड़ा वो आईसी इंजन वो सबको, और कुछ कुछ और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसको मुझे 5 डेज में जो है तैयार कर रहे हैं, लाइक पंप वगैरह और इन डेप्थ में अच्छा से। तो ऐसा था सर, 6 6 डेज ओके। का 5 डेज। अच्छा शरद, अब आप जानते हैं जैसे स्टूडेंट जब इंटरेक्शन सुनता है यूरोपीडिया पे हाँ सिलेक्टेड हाँ, कैंडिडेट्स की, मैं तो भी ये सुनता सर। एक्सपेक्ट, हाँ तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बहुत डिटेल में बताएंगे हमें कि क्या हुआ था, हाँ हाँ। क्योंकि ये डेडिकेटेड यस सर। चैनल है हमारा यूरोपीडिया हाँ उसके हाँ। लिए, इंटरव्यू के यस लिए। सर। तो शरद, हम्म। आपने क्योंकि दोनों इंटरव्यू दिए हैं, बीएआरसी के भी और हाँ एनपीसीएल के बात। भी, तो मैं हम्म। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे बीएआरसी के और एनपीसीएल में, क्या क्वेश्चन पूछे ओके। गए थे, जितना डिटेल में आप हो सकता है आंसर ना बताएं। आप ये ना हाँ बताएं कि हाँ। आपने क्या आंसर दिया, लेकिन ये बताएं कि ओके। क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछे थे और कैसे इंटरव्यू गया था। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बार का तो मेरे पास 50 डेज था सर बार के लिए। और एक एक पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा सर मुझे, जो मैंने मिस कर दिया बार के लिए, वो ये है कि मेरे पास 50 डेज था, बट सराउंडिंग से और सोशल मीडिया से पूरा वगैरह पे मैं बहुत पढ़ता था बार के इंटरव्यू के बारे में। तो वहां से मुझे यही इंफॉर्मेशन मिलता था कि सबसे टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू है। मतलब हर जगह एक माइंड में मेरे बैठ गया था कि सबसे टफेस्ट है, तो मेरे से तो होगा कि नहीं होगा, मुझे एकदम डाउट होने लगा अपने आप में ही सुनते ही सर। और उसके कारण मेरा ना 15 से 20 दिन ऑलमोस्ट मेरा वो होगा, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, मुझे अंदर से ये लगता था कि नहीं नहीं मेरा नहीं हो सकता भैया, वो तो टॉप क्लास पूरे भारत के जो लोग हैं ना, टॉप क्लास स्क्रीन जो है वही जाएंगे, और मैं कहाँ जा पाऊंगा, ऐसा मतलब मन में ही बस सोशल मीडिया पढ़ते ही हो गया था सर। तो ये जो मिथ है ना सर, ये मेरे बहुत ज्यादा निगेटिव पॉइंट हुआ, मेरे लिए साबित हुआ। तो मैं सिर्फ 25 दिन के आसपास ही पढ़ा सर बात के लिए एक्चुअल में, क्योंकि एक हम्म। मेरा दोस्त है, हम दोनों पैरेलल ही करते थे, तो जब क्वेश्चंस लगाते थे ना सर, तो वो कॉन्फिडेंस आता था कि यार मेरे से हो रहा है क्वेश्चंस तो। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो एक लगने लगा कि नहीं बाहर के क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसा एक पॉजिटिव आने लगा सर वाइब अंदर से। अब हम्म। खैर जो भी ये 25 दिन में हुआ हुआ जितना भी, उसके बाद फिर हम लोग गए बीआरसी के लिए। तो उससे पहले उतना तो मैं वो नहीं था कि मतलब हार्ट बीट उतना मेरा बढ़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही सामने वो चेयर पे बैठा दिए सर, तो जो मेरा हार्ट बीट बढ़ा एकदम धक 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 अंदर से करने लगा। यार क्या होगा अब अंदर करके, और बोला जो होगा देखा जाएगा। फिर गए सर अंदर। वहाँ पे 5 साइंटिस्ट थे, एक फीमेल मैम थी, और बाकी 4 सर थे। बाकी एज वाइज देखा जाए तो सभी एज के दिखे सर मुझे, 35 एज के भी। ये चीज मैं पॉइंट मतलब नोटिस किया, बार्क और एमपी सर दोनों में ना 35, 45, 55 ऑलमोस्ट सब एज वाले थे वहां पे। यस सर। तो
सभी थे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वही जस्ट होता है सर, आपको नॉर्मल करने के लिए जो क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही, बेसिक बेसिक। देन मुझे बोले कि जाओ बोर्ड में और अपना चार सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दो करके। तो मैं लिख दिया। देन स्टार्ट किए सोम से, काफी बेसिक क्वेश्चन था सोम का। वो बोले कि एक कैंटिलीवर बीम बनाओ, तो और जो है उसका लेंथ 12 है, ये आप और बीआरसी का बता रहे हैं, राइट? हाँ बीएससी को बता रहा हूँ सर। तो लेंथ 12 है, आप ना लेफ्ट से एल डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड लगाओ, पॉइंटर लगाइए, और उसका डिफ्लेक्शन कर्व खींचिए, बीएमडी खींचिए। ऐसा मुझे बीएमडी लाइन, बीएमडी का ग्राफ, और एसएफडी, एसएफडी नहीं बोले, बस बीएमडी बोले। और वो मुझे बोले कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पकड़ो, मतलब इधर वाले क्रॉस सेक्शन बोले सर, जो फिक्स्ड इंड से थोड़ा सा, मतलब जो फिक्स्ड इंड से मिड पॉइंट के बीच का कोई भी क्रॉस सेक्शन लो, और वहां पे स्ट्रेच का कर्व आप खींचो, बोले क्रॉस सेक्शन पे कैसे स्ट्रेसेस आ रही हैं। तो वो मैं किया सर। देन वो मुझे बोले कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, आप क्या करो, आप ये जो क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन है, जिसका हाइट एच है, विड्थ बी है, अब आप क्या करो, आप ना उसको मिड से कट कर दो बोले। अब बोलो, अब बताओ क्या होगा, ऐसा बोले। तो मैं जो बताया तो अभी नहीं बताऊंगा। मैं उनको ये बोला कि सर न्यूट्रल एक्सिस चेंज हो जाएंगी, स्ट्रेसेस वेरी करेंगी। देन वो बोले अच्छा ठीक है, तो आप बताओ स्ट्रेस बढ़ेगा या घटेगा। तो सर मैं यहाँ पे ये गलती कर रहा था, मैं वो वाला फॉर्मूला लगा रहा था, सिग्मा इक्वल टू, एक फॉर्मूला है सर, ई इंटू, क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ई इंटू वाई बाई आर है ना समथिंग सर, एक फॉर्मूला है ना, सिग्मा इक्वल टू ई इंटू वाई बाई आर करके। यस। हाँ, यस। तो उस अकॉर्डिंग सर मैं मैं वो बोले कि आप जो है क्रॉस सेक्शन को कट करो करके, पूरा कट कर दो बोले, और जो है अब इसका स्ट्रेस डायग्राम फिर से खींचो, क्या होगा बोले मुझे। तो मैं पैरेलली इधर ड्रॉ किया। तो मैं कुछ गलती कर रहा था वहां पे, क्योंकि मेरे से गलती ये हो रहा था कि सिग्मा इक्वल टू ई इंटू वाई बाई, मैं आर कर रहा था, तो मेरे हिसाब से जो है वाई कम होता दिख रहा था सर मुझे, जैसे न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जाऊंगा तो टॉप फाइबर के लिए। तो मैं वहां पे स्ट्रेस को कम कम बता दिया उनको। तो वो मुझे बोले स्ट्रेस कम होगा। अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे में तो फिर हम ऐसे ही छोटा छोटा क्रॉस सेक्शन कट करते जाएंगे, और वो तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, फिर स्ट्रेस कम होगा, है ना, आपके हिसाब से बोले तुम। मुझे डाउट हुआ, तो मैं बोला नहीं सर, सिग्मा इक्वल टू एम इंटू वाई बाई आई होना चाहिए, इस फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा तो मैं भी सर, मैं शायद आंसर निकाल पाऊँ, ऐसा मैं बोला उनको। तो अच्छा ठीक है ठीक है, तो बताओ क्या होगा बोले। तो फिर अब मैं यहाँ पे बताया सर उनको कि सिग्मा इक्वल टू एम इंटू वाई डॉट बाई है। तो आई बढ़ेगा सर, और टॉप फाइबर में ही पूछ रहे थे वो लोग, तो आई बढ़ जाएगा, सॉरी आई कम हो जाएगा, और वाई भी कम होगा, मैं बोल रहा हूँ मतलब दोनों डिक्रीज करेगा। तो वो मतलब पोलर एक होता है ना सेक्शन मॉडुलस पर, सेक्शन मॉडुलस, तो वो मुझसे सेक्शन मॉडुलस जानना चाह रहे थे एक्चुअल में। तो मैं यही बताया सर उनको, और मुझे याद भी नहीं आ रहा कि सेक्शन मॉडुलस बताऊं करके, एक्चुअल में बॉडी सेक्शन मॉडुलस ही रहा हूँ। वाई डिवाइडेड बाई आई, एक्चुअल में वन डिवाइड बाई जेड की ही बात कर रहा हूँ, मैं उनको यही बता रहा था। तो वो बोले अच्छा ठीक है, ऐसा बोले। और अब मुझे बोले कि आप ना क्या करो, आप सेम क्रॉस सेक्शन है जिसका हाइट एच है, विड्थ बी है, आप अंदर का मटेरियल को निकाल दो बोले मुझे, अंदर में जो मटेरियल है उसको निकाल दो। अब बताओ स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, ऐसा मुझे बोले। तो अब मैं उनको बता दिया सर, जो है आई कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मतलब जो आई है सर, आई एरिया अमाउंट ऑफ इनर्शिया, वो कम होगा, देन स्ट्रेस उस तरह से बढ़ जाएगा। बताया ओवरलैप करके मैं दिखाया उनको किस तरह से चेंजेस आएगा करके। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे, अच्छा ठीक है बोले। देन नेक्स्ट मुझसे पूछे थर्मोडायनेमिक्स से पूछे सर। हम्म। थर्मोडायनेमिक्स में काफी बेसिक था। अ, वो मुझे बोले कि आप एक वो बनाओ, सिलेंडर बनाओ बोले, सिलेंडर, वो प्रेशर वेसल टाइप का सिलेंडर बोले सर, सब तरफ से क्लोज्ड सिलेंडर है। हम्म। हाँ, हम्म। और वो बोले कि जो लेंथ है उसका 3L लेंथ है,
और आप ना लेफ्ट से एल डिस्टेंस पे एक पिस्टन लगा दो और उसको की से फिक्स्ड कर दो बोले। हम्म, हाँ। अब एक तरफ जो है वो टू पी प्रेशर है, और इधर राइट राइट तरफ टू पी प्रेशर है और लेफ्ट तरफ पी प्रेशर है बोले। हम्म, और मुझे बोले कि अगर हम की को ओपन कर दें तो क्या होगा, तो मैं बताया सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस होगा, उसी कारण से पिस्टन मूव करेगा और फाइनली जब उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहाँ पे प्रेशर दोनों ही चेंबर में बराबर हो जाएगा। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो आप उसको ना पीवी डायग्राम में प्लॉट करो बोले मुझे। तो अब मैं उनको बोला सर कि सर पी डायग्राम प्लॉट करने के लिए मुझे फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा करके मैं उनको बोला। और ठीक है, अब बताओ कैसे निकालोगे ऐसे बोले। तो फिर मैं वही लगाया सर, पीवी इक्वल टू एमआरटी वाला फॉर्मूला लगाया दोनों चेम्बर के लिए। एक में वॉल्यूम जिस रेट से बढ़ रहा है, दूसरे चेम्बर में वॉल्यूम उसी रेट से घट रहा है करके मैं ये फॉर्मूला लगाया और फाइनली मैं निकाला, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों निकाला। तो अब मुझे बोले कि आप उसको सीओ डायग्राम में प्लॉट करो कैसे क्या होगा। मैं बोला फिर मतलब मैं उनको बताया कि सर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, क्या है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ह्यूज अमाउंट से डिस्टरबेंस मुझे दिख रहा है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। तो बोले अच्छा ठीक है तो प्लॉट करो बोले। तो मैं सर उसको मैं स्ट्रेट लाइन से प्लॉट कर दिया था, फाइनल प्रेशर दोनों का वॉल्यूम भी फाइनल फाइनल दिखाते हुए। तो मुझे बोले कि अच्छा आप सर एक पॉइंट ये है कि दोनों ही चेंबर का टेम्परेचर टी था और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी टी था। तो अब मुझे सर ये बोले कि अगर आप पी इक्वल पी वी दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो प्रेशर टेम्परेचर सब वेरी करना चाहिए, ऐसा मतलब मुझे बोल रहे थे सर वो लोग। ऐसा टेम्परेचर भी वेरी करेगा लेकिन यहाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सराउंडिंग का भी दोनों ही चेंबर का, तो क्या प्रोसेस होगा आप बताओ ऐसे बोले। तो सर उस टाइम पे मैं ना वो लगा सकता था पीवी दी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके, मैं एन का वैल्यू फाइंड कर सकता था, इंडेक्स जो है उसको फाइंड करके मैं बता सकता था कि एक्चुअल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है करके। हम्म, बट फाइनल प्रेशर भी मेरे पास था, फाइनल वॉल्यूम भी मेरे पास था। बट सर मुझे हिंट किया नहीं उस टाइम पे कि ऐसा भी करूं करके, मैं वो नहीं कर पाया। देन मैं ये बोला कि सर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो मुझे डॉट लेंथ से दिखाना चाहिए, और प्रोसेस क्या होगा आई डोंट नो एग्जैक्टली, ऐसा मैं बोला उनको। तो अच्छा ठीक है डॉटेड से बनाओ, तो फिर मैं डॉट डॉट करके बना दिया, ऐसा बनाया। अच्छा ठीक है सर बोले, फिर उसको मिटवा दिए मुझसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे वो लोग। एक टैंक दो बनवा दिए, दो टैंक बनवाए, ऊपर में टैंक और नीचे में टैंक, दोनों का हाइट एच एच है। ऊपर वाला टैंक जो है वो एच हाइट का है और उसमें पूरा वाटर भरा हुआ है एच हाइट तक, और बॉटम पे होल है, बॉटम पे होल है और नीचे वाला एमपीटी है सर, पूरा खाली है। ओके। तो हाँ इसके लिए अब मुझे बोले कि आप ना वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम बना के दिखाओ बोले मुझे, हम्म, दोनों ही केस में, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी। हम्म, हाँ। तो अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम बोले, अब मुझे ये बोले सर, मुझे यहाँ पे ना एक पॉइंट मुझे समझ में आया, वो लोग थोड़ा सा चाहते क्या है, मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ। हम्म, मुझे वो क्या चाह रहे थे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि हम्म, जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आप ना वॉल्यूम वर्सेस टाइम डायग्राम बनाओ, ऐसा बोले मुझे। अब अब मैं सोचा, वॉल्यूम बोलता हूँ सॉरी सर, वेलोसिटी था या हाइट वर्सेस था, हाइट वर्सेस टाइम हम्म, डायग्राम था आई थिंक सर। हम्म, यस हाइट वर्सेस टाइम डायग्राम था वो। हम्म, तो अब हाँ हाइट वर्सेस टाइम, हाँ हाइट वर्सेस टाइम ही था सर। तो वो मुझे बोले कि आप ना डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट ऊपर वाले टैंक को देखो और नीचे वाले टैंक को देखो, और दोनों को ओवरलैप करते हुए आप बिना कुछ डिराइव करे बना के दिखाओ, ऐसे बोले मुझे। तो अब मैं उनको, मुझे सर इसका मैं कर चुका था पहले से, तो मुझे याद तो था ही इसका पैराबोलिक बनता है ऐसा करके। लेकिन मैं वहां पे डायरेक्ट नहीं बनाया, नहीं तो वो लोग बोलते कैसे बनाए हो और रट क्या हो क्या इसको, ऐसा समथिंग ऐसा हो जाता है। तो मैं थोड़ा वो बोला मैं थोड़ा इंटरव्यू एक्सटेंड करना है और थोड़ा ऐसा डेरिवेशन करूंगा, फिर पहले से माइंड में चल गया था मेरे। तो मैं बोला नहीं सर थोड़ा डेरिवेशन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता एक्चुअल में क्या होगा। तो मैं डिराइव उसको वो बोले ठीक है डिराइव करो, आपको जैसा मन है आप डिराइव करो और बना दो बोले। तो मैं डिराइव करके बना दिया सर, उसको एग्जैक्टली बनाया वैसे ही। देन एक मैम बोली मुझे वो तो ठीक है लेकिन ये ग्राफ पिक्चर में कहना क्या चाहता है वो बताओ, ऐसा मुझे बोली। तो
अब मुझे यहाँ पे ये समझ में आया सर, वो जैसे फर्स्ट बार में एग्जैक्ट पूछ रहे थे ना, बिना बिना डिराइव करे उसको आप हम्म, बनाओ, मतलब ये पूछना चाह रहे थे जस्ट उनको ये नहीं था सर कि आप एग्जैक्ट जो है ग्राफ को एग्जैक्ट प्लॉट करो, ऐसा नहीं। वो ये चाह रहे थे कि जैसे हाइट एच है ना सर, काफी, हाँ हाइट एच है तो एक्चुअल में वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा हम्म, इनिशियली। हम्म, हाँ तो तेजी से हेड ड्रॉप होगा उसका, कम टाइम में ज्यादा हेड का ड्रॉप, हेड डिफरेंस आएगा। तो वही जानना चाहते हैं कि आप ना ये बताओ मुझे कि कम टाइम में कैसे तेजी से हाइट में डिफरेंस आ रहा है, आप मुझे वो ये जानना चाह रहे थे। एक्चुअल में वो ग्राफ के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, वो डेरिवेशन के लिए तो कुछ भी इंटरेस्टेड ही नहीं दिखी मुझे वहां पे, क्योंकि मैं ड्राइव किया उनका एक्सप्रेशन तो मुझे उतना वो ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ बहुत कुछ अच्छा कर दिया मैं ड्राइव, क्योंकि मुझे पता था रिजल्ट वो सही भी था, बट उतना खुश नहीं थे। अब वो ये बोले कि नीचे वाला जो है टंकी है, अब वो तो ठीक है सर, आप बनाए हो तो अच्छा है ठीक है, आप ना नीचे वाला टंकी का ग्राफ ओवरलैप करो और इसको ना बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट बनाओ, ऐसा मुझे बोलो, बिना हम्म, फॉर्मूले बिना अनस्टडी इक्वेशन डिराइव मतलब उसको सॉल्व करे बिना बनाओ, ऐसे बोले। अब मैं एकदम सोच में पड़ गया यार, अब मैं उनको समझ नहीं पा रहा था सर वो लोग क्या रहे हैं मुझसे ना, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था वहां पे। अब मैं बोला यार ये कैसे बात कर रहे हैं, मैं इसको कैसे ऐसे प्लॉट कर दूं, मेरा मन में ये हो रहा था। तो अब वहां पे मैं सच बताऊं सर, तो मैं तो ऐसे ही ओरली प्लॉट कर दिया था ऐसे करके, मतलब ऐसे एक लाइन खींच दिया था, एक्चुअल में वो सही था, मैं आके डिराइव किया उसको और वो एक्चुअल में सही था। लेकिन ना उसमें भी वही हो रहा था सर, स्टार्टिंग में पानी तेजी से भर रहा था तो हेड में इंक्रीमेंट बहुत तेजी से हो रहा था कम टाइम में, नीचे वाला टंकी जो है वो काफी तेजी से भर रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि ऊपर से जो वाटर है काफी तेजी से नीचे गिर रहा है, डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जो टैंक है तेजी से भरेगा तो हाइट में चेंजेस बहुत ज्यादा होगा कम टाइम में। तो वही ग्राफ में खींचा जरूर था वहां पे, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कुछ समझ नहीं आया, मैं खींच दिया उसको ऐसे ही ऐसे करके। और फिर मैं उनको बताया भी कि सर इस तरह से मैं अनस्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और वहां से मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला टैंक है सर इसका जो हेड है ना हाइट है, वो ऊपर वाले की वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा था, हम्म, उस पर डिपेंड कर रहा है। हम्म, तो हाँ तो उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है और उसके हेड पे भी डिपेंड कर रहा है सर, उसका हेड किस रेट से चेंज हो रहा है ऊपर वाला टंकी का। हम्म, तो इसको मैं बताया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए सर और उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ ऐसा होगा करके बताया मुझे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो लोग लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा मैं अब खींचा तो था तो सही तो, हाँ ठीक है, तो मतलब थोड़ा सेटिस्फाइड लग रहे थे। बट एक्चुअल हम्म, में वो लोग चाहे वो नहीं रहते सर, डेरिवेशन तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे वो। मैं समझ नहीं पा रहा था यार डेरिवेशन में इतना सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मैं जहाँ तक लगभग लगभग मुझे लगा कि ठीक ही ठाक सॉल्व किया, वो जो थर्मोडाइनमिक्स क्वेश्चन है उसको पूरा डिराइव कर रहा हूँ, मतलब एक एक प्रेशर वॉल्यूम फाइंड करना। बट वो लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे सर मुझे डेरिवेशन के लिए, मुझे थर्मोडाइनमिक्स में वही लगा और जिसमें भी वही लगा। अब मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में अब आते हैं हीट ट्रांसफर में। हीट ट्रांसफर में तो सर मैं जिस क्वेश्चन के लिए इतना दिन से तरस रहा हूँ उधर उधर से खोजने की कोशिश में हूँ, कन्वेक्शन को जो टेम्परेचर डायग्राम होता है ना सर, हम्म, प्री कन्वेक्शन का टेम्परेचर डायग्राम। हम्म, तो बस वही से मुझे टेम्परेचर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, वो कुछ खास तो नहीं था, लेकिन एग्जैक्ट उसका आंसर मेरे पास नहीं था। हम्म, वो ये पूछ रहे थे कि ये जो कर्व है वो ऐसा ही क्यों है, कर्व में आप कुछ ऐसा क्यों नहीं बनाए, ऐसे ही क्यों बना रहे हो। फिर वो पूछे कि टेम्परेचर, अनुमानित टेम्परेचर पूछ रहे सर, ऐसे मन से सोच के बताओ कि हाँ यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए बिना फाइंड करे, तुम बताओ, कोशिश करो बोले तो। वो तो टेम्परेचर वाला आई थिंक मेरा सही था, क्योंकि वो लोग कुछ कुछ हिंट भी दिए। बट ओवरऑल मुझे लग गया था सर कि उतना भी अच्छा नहीं गया है मेरा इंटरव्यू इसका, हम्म, बार का ऑलमोस्ट 1 आवर हम्म, चला था। लेकिन हम्म, प्रिपरेशन कुछ ठीक ही ठाक था सर, बार का भी मतलब मतलब 25 दिन में जितना हो सके दोस्तों के साथ मिल के अच्छा कर ही लिए थे अपनी तरफ से बेस्ट। बट ऐसे ही था सर, अब मेरे मन में तो जैसे इंटरव्यू से निकला मेरे मन में चला गया, अरे यार उतना अच्छा नहीं गया, अब तो एनपीसीआई है एकमात्र सहारा मेरे पास जो मुझे दिख रहा है। अब एकदम मन में तो 24 आवर यही चल रहा था कि नहीं नहीं अब जाके करना ही है एनपीसीआई, और कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि बाहर भी उतना अच्छा मेरे गए नहीं है करके। अब 3 दिन सॉरी 5 डेज के अराउंड दिन मिला सर मुझे, उसमें आरएसी और कुछ कुछ ऐसी जो है सब्जेक्ट में कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। और अब बोला चलो जो होगा देखा जाएगा, चला जाए। अब फिर निकला सर। अब जो है मेरा 6 जून को था कल पक्कम में, और ये काफी इंटरेस्टिंग था सर एनपीसीएल का ना। मैं इंटरव्यू में ही मुझे पता चला कि मैं सिलेक्टेड हूँ। हम्म, हाँ तो मैं बताऊंगा सर आपको।
तो एनपीसीएल का हुआ ऐसा था कि एक तो मैं पूरा दिन भर वेट किया, सबसे लास्ट में हम्म, मेरा इंटरव्यू था। हाँ। हम्म, तो अब मैं दिन भर वेट किया सर। फिर मुझे ना कुछ कुछ पॉइंट्स ना सर, मुझे मेरे सीनियर्स जो एनपीसीएल सिलेक्टेड है ना, हम्म, वो मुझे कुछ कुछ पॉइंट्स एकदम मन में मेरे बैठा ही दिए थे सर। मतलब इतना मुझे गाइड करके इतना माइंड माइंड में मेरे बैठा दिए थे कि एकदम स्माइल के साथ जाना है, आंसर अगर देना है तो हाई कॉन्फिडेंस के साथ अगर पता है तो। और वो लोग मुझे ये बताते थे सर कि वो जानबूझ के तेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे शायद जो तुझे कभी तू देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। उस क्वेश्चन को प्यार से नो बोलना है, कुछ भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने नहीं लग जाना है वहां पे, ऐसा मुझे समझा दिए थे सर वो। तो हम्म, ये क्वेश्चन मेरे ये माइंड में तो मेरे बैठ गया था। और फिर अब पूरा दिन भर वेट किया सर मैं, सुबह से वेट करते करते रात 7:25 में मेरा 7:24 में मुझे मिला, मेरा इंटरव्यू बारी आया। अब वही एकदम स्माइल के साथ एंट्री। तो फिर सर वहाँ पे 7 साइंटिस्ट थे, एक मैम थी जो बस कुछ कुछ लिख रही थी, मुझे समझ नहीं आया, वो तो कुछ ना क्वेश्चन पूछी और ना ही कुछ भी नहीं, बस कुछ कुछ लिख ही रही थी वो। तो अब जैसे ही मैं बैठा तो सर जो थे मेरे राइट साइड के काफी सपोर्टिव थे सर। मतलब ऐसा मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था, वो एकदम चाह रहा था कि मुझे लेना चाह रहा है, और इधर वाले जो लेफ्ट में बैठा था वो एकदम ऐसा चाह रहा था जैसे कि इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप का उसका मूड था। हाँ, okay, दोनों कॉम्बिनेशन मुझे वहां दिख रहा था, एकदम फेस एक्सप्रेशन से और बॉडी लैंग्वेज से एकदम लग रहा था। इधर देख रहा हूँ तो लग रहा है ये रिजेक्ट करना चाहता है, इधर देख रहा हूँ तो लग रहा है सिलेक्ट करना चाहता है। हाँ। अब फर्स्ट जैसे ही इंटर किया सर, एकदम स्माइल के साथ इंटर किया मैं वैसे ही। तो अब सर बोले मुझे कि वाह शरद, आप तो दिन भर वेट किए हो सुबह से, और बढ़िया स्माइल भी कर रहे हो, बहुत अच्छा, ऐसा मतलब बोले वो मुझे। तो मैं बोला सर आई एम वेटिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ऐसा मैं बोल दिया उनको। तो फिर तो वो लोग इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, वो लोग बोले वाह वेरी नाइस रिप्लाई, ऐसे ही तो हम चाहते हैं, ऐसा मतलब बोल रहे थे वो लोग। फिर फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बेसिक था सर कि और कब इंटरव्यू, कॉलेज में इंटरव्यू दिए नहीं सर बोले। तो मैं बोला सर एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ भी हुआ नहीं मेरा। तो वो मुझे नाम पूछने लगे कि नाम बताओ क्या था, ऐसा वैसा। अब मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा था सर उसका। तो फिर सर बोलते हैं कि हाँ सही बात है यार, अगर सिलेक्शन हुआ नहीं तो नाम जान के क्या करेंगे, है ना सर, ऐसा मुझे बोलते हैं एकदम। जो इधर राइट तरफ वाले थे सर वो ऐसे बोले। फिर फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये दिया सर कि एक ग्लास बनाया, एक ग्लास पानी से भरा हुआ है, और जो हैंडल होता है ना सर, जो कप होता है कप, हाँ एक कप कप था सर, कप जैसा। बाहर का पीवाईक्यू है सर, एकदम बेसिक पीवाईक्यू है बाहर का था। तो अब वो ये बोले कि ये जो कप है ना वहाँ पे पाइप, सॉरी, कप है, कप का जो हैंडल होता है ना सर वहाँ पे पाइप है। आप तो समझ ही गए होंगे क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के बीच आपको दिख रहा है ना सर, प्रेशर का डिफरेंस है। तो अब मुझे बोले कि अगर प्रेशर डिफरेंस है तो वाटर फ्लो क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे पूछे। तो बताया सर कि मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सर फ्लूइड तभी फ्लो होगा जब एनर्जी ग्रेडियंट वहाँ पे होगा। आपने तो पिछले लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था सर। तो मतलब वो की मुझे मिला था कि हाँ इस की का मैं मुझे करना चाहिए। तो वो टेक्निकल वर्ड्स और वो की जो है ना उसको मैं यूज किया वहां पे। जैसे मैं कुछ मैं बताया उनको कि सर ये प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तभी वाटर फ्लो करेगा। फिर बोले कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हो क्या, ऐसा उन्होंने बोला। अप्रूव कर सकते हो मैं सर, मैं किया तो था, मैं पहले ही किया था इसको, लेकिन वहां पे ना थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट था कि हाँ ये तो पहला वाला देखा देखा क्वेश्चन है। दूसरा ये था कि प्रूफ भी कर रहे हैं इन सबके सामने में जो बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लिया सर मैं उसमें, बट प्रूफ हो गया मेरा वो। तो वो सर बोले कि हाँ आपने तो टाइम लिया बट प्रूफ कर दिए, सही है आपका, सही है, अच्छा उन्होंने बोला। तो उसके बाद फिर सर अब ये तो था। देन बोले वो सेटिस्फाइड लग रहे थे। देन बहुत बेसिक क्वेश्चन था वो, सोम का क्वेश्चन पूछे मुझसे। वो सिंपली सपोर्टेड बीम बना दो बोले, सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया। और फिर वो जस्ट और उस पे एक पॉइंट लोड आउट मिड में लगा दो बोले, और रिएक्शन बताओ ओरली। मैं बताया सर यस सर, सुपर पोजिशन से मैं रिएक्शन फाइंड कर सकता हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं, आप ओरली ऐसी बताओ, ऐसी बताओ क्या होगा। तो वो तो काफी इजी था सर, मैं तो उनको बताया उनको ऐसा होगा ऐसे करके। फिर इतना में जो है, उसके बाद फिर वो ये पूछे सर कि एक लकड़ी का प्लेट है सर, लकड़ी का प्लेट, लंबा सा लकड़ी का प्लेट है। उस लकड़ी के प्लेट को आप वाटर में, पानी में रख दिए हो,
और आप ना मिड पॉइंट पे लोड लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा मुझे बोले। तो मैं उनको बताया सर वही मैं बताया कि लकड़ी का प्लेट है सर, जैसे उस पे लोड लगाएंगे तो लकड़ी जो है वो एक्स डिस्टेंस डेप्थ में जाएगी तो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर बॉयंसी आएगा, लकड़ी पे नीचे से रिएक्शन फोर्स आएगा। तो यही सब मैं बताया सर, बेसिक बेसिक। तो बोले हाँ हाँ, तो उससे क्या होगा ऐसा पूछे। फिर वो बोले कि साइड साइड पे रिएक्शन आएगा या नहीं बोले। तो मैं बोला सर ये तो जो बॉयंसी फोर्स है सर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा प्लेट पे लकड़ी के, तो कुछ हिस्सा तो उसका होगा सर जो एंड एंड पे भी आएगा। बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ लकड़ी बेंड करेगा या नहीं बोले। तो मैं बता यार सर डेफिनेटली बेंड करेगा लकड़ी तो जो है प्लेट, लकड़ी का प्लेट वो डेफिनेटली बेंड करेगा, मैं ऐसा बोला। फिर एक और सर थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ना क्या करो, दोनों जो सिंपली जो वो है सर सिंपली सपोर्टेड बीम है ना उसके सपोर्ट्स को हटाओ, दोनों तरफ को फिक्स कर दो बोले मुझे। और वो इससे पहले ना ये पूछे थे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लोप क्या क्या होगा, कहाँ पे कैसा होगा, ये पूछे थे। अब अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं पूछा सर, वो जस्ट मेरा बेसिक चेक कर रहे थे इसमें एनपीसीएल में, जस्ट बेसिक। वो ये बोल रहे थे कि दोनों तरफ को फिक्स कर दो और आप ना इसका डिफ्लेक्शन करो, खींचो कैसा होगा। तो मुझे तो पता था सर कि इंड इंड पे स्लोप जीरो करना है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा कर दिया। तो इससे लेकिन वो इम्प्रेसिव, काफी इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव लगे सर मुझे, कि काफी इम्प्रेस हो गए थे कि हाँ यार ये कुछ कुछ पॉइंट को नोट, मतलब इसको माइंड में है ऐसा करके। देन वो मुझे अब जैसे नहीं नहीं, गो अहेड, गो अहेड। यस, देन उसके बाद क्या हुआ सर कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे। थर्मोडायनेमिक्स में तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए मुझे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वो बोले क्या क्या, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कॉन्सिक्वेंस है इसके, ऐसा कॉन्सिक्वेंस और ड्रॉबैक्स पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सर मैं वहां पे ना इतना एक्साइटेड भी था और अंदर से वो डर टाइप का लग रहा था कि ना वहां पे मेरे से एक शब्द निकल ही नहीं जा रहा था, मतलब याद भी नहीं आ रहा यार क्या है क्या है क्या, ऐसा मैं खुद सोच रहा हूँ। तो 30 से 15 सेकंड मुझे खुद सोचने में लगा। फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं बताते गया, तो इसमें एक जगह मैं एंट्रोपी वर्ड बोला उनको, तो जस्ट एंट्रोपी पकड़े और बोले ये एंट्रोपी क्या है बोले। तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन किया कि सर मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, जस्ट मैं ऐसे ही बोला उनको। तो बोले अच्छा ये क्या है, क्या बताता क्या है। तो सर ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, ऐसा मैं बोला। तो फिर वो बोले कि मैं बताया कि सर फिर कुछ कुछ पॉइंट्स वो बोलने लगे कि यूनिवर्स में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो एंट्रोपी से आप कैसे प्रूव करोगे कि वो एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है, ऐसा मुझे बोले वो। तो मैं बताया सर एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की बढ़ेगी ओवरऑल, तो वो प्रोसेस पॉसिबल है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है बोला। तो फिर मैं ब्लॉक ब्लॉक खींच के इसको मैं प्रूव कर रहा था कि ऐसा ऐसा है सर, एंट्रोपी पॉजिटिव आ रहा है ऐसा करके। तो ब्लॉक खींचा ऐसे, बीच में हीट ट्रांसफर कराया उनके बीच में। तो बट वो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, और कैसे होगा, और ऐसा ऐसा पूछने लगे। तो फिर इसके बाद ना वो धीरे धीरे वो क्लॉसियस इनइक्वालिटीज में आना चाह रहे थे आई थिंक। तो मैं फिर वो क्लॉसियस वर्ड बोले, इससे पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पूछे थे सर मुझसे वो। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हिंदी शुद्ध हिंदी में बताया और अच्छा से बताया उनको। केल्विन प्लैंक मतलब एक सर बोले थे, मुझे समझाए थे ना कि सीनियर सर की जो भी आंसर दोगे इसको एकदम हाई कॉन्फिडेंस के। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को बताते हुए भी मैं एकदम कॉन्फिडेंस अपना रखा था अच्छा खासा। तो सच में सर मुझे ऐसा लग रहा था कि कॉन्फिडेंस से बताना, उसको सब बताएंगे लेकिन एक कॉन्फिडेंस से बताना और बिना ऐसे ही नॉर्मल वे में बताने में डिफरेंस है। तो केल्विन प्लैंक भी मैं बताया। फिर क्लॉसेस इनइक्वालिटीज में वो पूछने लगे एंट्रोपी से रिलेटेड। तो क्लॉसेस इनइक्वालिटी से बेसिक बेसिक पूछ रहे थे। तो जस्ट क्लॉसेस इनइक्वालिटीज पूछ रहे थे कि रियल लाइफ में क्या होगा कैसे होगा। तो मैं बताया सर अगर क्लॉसेस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होगा, अगर साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt जो है वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो साइक्लिक वो प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, मैं उनको बताया। नेगेटिव होगा और जीरो होगा तो पॉसिबल है, मैं रियल लाइफ में ऐसे उनको बताया। तो बोले अच्छा ठीक है, तो आप ये बताओ कि एंड एक चेम्बर है, एक चेम्बर में चेम्बर का प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, मतलब एक चेम्बर है उसका। तो मुझे जस्ट ये पूछे कि आप इसका एंट्रोपी बता सकते हो क्या, ऐसा बोले मुझे। तो अब मैं बोला यार, मैं उनको बोला कि सर एंट्रोपी तो मैं प्रोसेस के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, एक पॉइंट पे ऐसे ही कैसे मैं एंट्रोपी बता दूंगा।
मैं ऐसा उनको बोला कि नो सर, मैं अगर ये प्रोसेस होगा तो मैं एंट्रोपी बता पाऊंगा कि प्रोसेस के दौरान जो डिफरेंस आया है, कितना एंट्रोपी का डिफरेंस आ रहा है पॉइंट्स में, वो मैं बता पाऊंगा, लेकिन एग्जैक्ट एक पॉइंट पे मैं एंट्रोपी नहीं बता पाऊंगा, मैं ऐसा उनको बोला। तो इधर वाले सर काफी मतलब वो लग रहे थे कि हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो फिर वो एक्चुअल में पूछना ही चाह रहे थे, जैसे कि प्रेशर गेज होता है ना सर, किसी भी पॉइंट का हम प्रेशर बता देते हैं ऐसा, तो ऐसी एंट्रोपी गेज होता है क्या, ऐसा पूछ रहे थे मुझे वो। तो मैं बोला नो सर, एंट्रोपी गेज नहीं होता। मैं उनको बताया कि सर एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड बट कैन नॉट बी मेजर, ये जानना चाह रहे थे वो लोग, कि आप एंट्रोपी को मेजर कर सकते हो क्या, ऐसा करके कोई मेजरमेंट डिवाइस है क्या आपके पास जो जिससे आप एंट्रोपी मेजर कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं बताया नहीं सर, एंट्रोपी को मेजर नहीं किया जा सकता बट इट 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 कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसा मैं उनको बोला। हाँ ठीक है बोले। फिर और कुछ कुछ पूछ रहे थे सर थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड, छोड़ नहीं रहे थे वो, क्योंकि एक तो ऐसे रूड लग रहे थे, देखने से भी लग रहा था कि यार ये तो इंटरेस्ट ले नहीं रहा है इस टाइप का। फिर इसके बीच में सर एक ना पंप से क्वेश्चन पूछे, पंप से ये क्वेश्चन पूछे उधर से कि अ, एक पंप लगा दिए और संप लेवल का डिफरेंस, संप लेवल में डिफरेंस था, दो दो क्वेश्चन था पंप से, दो दो पेज में वो लाए थे। पंप था, एक फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि पंप है, उसका संप लेवल में जो है डिफरेंस है समथिंग, कुछ भी होगा Z1 मान लेते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन था, उसमें भी संप लेवल में डिफरेंस Z2 था। तो मुझे ये बोल रहे थे कि आप ना ये बताओ कि इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछे थे, मैं बताऊंगा सर वो। अब मुझे ये बोले कि आप ये बताओ कि मुझे कितना एनर्जी जो है इम्पेलर को देना पड़ेगा, वो मुझे ये पूछे। तो ये तो मैं किया हुआ था सर, तो मैं उनको बता दिया सर कि जो संप लेवल का डिफरेंस है वो प्लस जो बीच में लॉसेस होगी, तो इतना अमाउंट ऑफ हेड मुझे इम्पेलर को देना पड़ेगा। मैं ये बोला सर उनको। तो बोले हाँ अच्छा अच्छा ठीक है बोले, और सेटिस्फाइड लग रहे थे सर, वो काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में सर वो कुछ ना गड़बड़ भी किए थे बीच में, क्वेश्चन देने में गड़बड़ किए थे। तो उसको मैं सही सॉल्व किया था ना, तो अब वो कुछ कंफ्यूज है, अरे यार ऐसा ऐसा यहाँ पे, तो सर ये हेड कहाँ लिए हो, तो मैं बोला सर ये जो आप कैपिटल हेड दिए हो सर उसमें इंक्लूडेड ऐसा था। तो एक जो सर मुझे सपोर्टिव कर रहे हैं ना, वो एकदम गुस्से से देख रहे हैं उसको, यार सर क्या कर रहे हो, आप भी मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ क्वेश्चन पूछने में मिस्टेक कर रहे हो, समथिंग इस टाइप का एकदम एक दूसरे को, मतलब मैं बता रहा हूँ ना सर, राइट वाले जो सर थे ना वो काफी सपोर्टिव थे। तो ऐसा था सर। फिर मुझे एनपीएस सॉरी एक स्पेसिफिक स्पीड पूछे सर, क्या होता है पंप में स्पेसिफिक स्पीड, वो पूछे। मैं फॉर्मूला लिखा, फिर बताया कि सर ऐसा ऐसा है स्पेसिफिक स्पीड, काफी अच्छा से बताया सर स्पेसिफिक स्पीड को। मैं उनको काफी इंप्रेसिव थे वो, मतलब मुझे मैं कॉन्फिडेंस नहीं बता रहा था, जो भी आंसर बता रहा था काफी बेसिक ही क्वेश्चन पूछे मुझसे, तो जो मुझे पसंद है वही सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक बेसिक पूछ रहे थे। उसके बाद मुझे ये बोले कि स्पेसिफिक स्पीड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा सर, आज कौन सा पंप यूज करेंगे। अब मैं तो एक पढ़ा दो ही पंप हूँ, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग। अब इसमें मैं इसको क्या बताऊं कि मैं कौन सा यूज करूं, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता था सर। तो मैं बोला कि सॉरी सर एग्जैक्ट मुझे इसका आंसर नहीं पता, ऐसा बोला। ओके अभी कोई बात नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। रिप्लाई काफी अच्छा था सर, मैं नो बोल रहा था तो भी खुश हो रहे थे वो लोग तो फिर ये था सर। उसके बाद मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था सर, मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन था। ऊपर में ब्लॉक रखा है, पुली के थ्रू ब्लॉक लटक रहा है नीचे, ऊपर हॉरिजॉन्टल एक सरफेस पे रखा है, और पुली के थ्रू नीचे एक और ब्लॉक लटक रहा है, झूल रहा है। दोनों का मास में डिफरेंस है, नीचे वाले का मास ज्यादा है, तो वो पूछे क्या होगा। तो मैं बोला सर ब्लॉक नीचे जाएगा। तो बोले कि हाँ तो मैं सर इसमें क्या फाइंड करूं, मैं बोला। तो बोले अरे यार क्या हो रहा है वो तो देखो। हाँ तो मैं बोला सर नीचे बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है, तो हाँ वही तो फाइंड करना है आपको, से बोले। तो मैं उसमें जस्ट लगाया सर। अब मैं तो ये पढ़ा हूँ सर कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन भी इनर्शिया एक्ट करेगा। तो मैं वही अप्लाई किया। तो सर एक सर उधर उधर बैठे थे, बोलते हैं सर ये सही तो सॉल्व किया है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट गलत है सर, गलत कॉन्सेप्ट लगा रहा है ये, ऐसा बोले वो मुझे। तो फिर इधर जो सपोर्टिव वाले सर थे वो बोलते हैं नो नो सर ये सही लगा रहा है, मैं बताऊंगा आपको इंटरव्यू के बाद कि ये क्या करना चाह रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा बोले वो। एक्चुअल में मैं डी एम्बर्ट लगा रहा था सर, डी एम्बर्ट का प्रिंसिपल होता है ना, उसके अकॉर्डिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो है हम अ, उसको बैलेंस करने के लिए इनर्शिया कॉन्सेप्ट लाते हैं ना सर, डायनामिक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए। जैसे एक होता है ना सर, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए करके, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए होता है।
तो मैं एम इंटू आई को इधर लाके जो है वो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम में डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं इसको एक्सप्लेन किया कि सर मैं डी लैम्बर्ट लगा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा कर रहा हूँ करके। तो भी सर बोलते हैं कि यार ये इनर्शिया कॉन्सेप्ट कैसे लगा रहा है, लगा तो सही रहा लेकिन मुझे मुझे हम हमारे टाइम हम अलग पढ़े थे सर, ये लोग ऐसे ही पढ़ाए क्या आपके टीचर लोग, मुझे ऐसे बोलने लगे वो लोग कि ऐसे ही पढ़ाए क्या आपके टीचर लोग, ऐसे ही पढ़े हो क्या, अभी ऐसे ही पढ़ाते हैं। बोला सर यही तो ऐसे ही तो पढ़ा हूँ मैं। तो फिर मुझे बोले कि आप बताओ मुझे, अगर गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो इनर्शिया किधर लगेगा, तो मैं बोला पीछे लगेगा। अच्छा ब्रेक मारूंगा तो मैं बोला आगे लगेगा। तो बेसिक यही सब डी लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग मैं लगा रहा था सर। तो अच्छा ठीक है, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे सर, पता है। वो लास्ट में एक और क्वेश्चन दिए मुझे, इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और डाल दिए, अब इसको सॉल्व करो ऐसे करके। तो वो तो इजी था सर, काफी इजी था, तो ये सब मैं किया था वहाँ पे। उसके बाद फिर सर एक बहुत बेसिक क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स पे था। वो ये बोले कि एक ग्लास रखा है, ग्लास के ऊपर में ऊपर में एक ऑयल है, नीचे में वाटर है, तो जस्ट नीचे में प्रेशर कितना होगा वो पूछे। फिर सोम सोम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वही सर एक फॉर्मूला होता है ना, टाउ इक्वल टू 16 T डिवाइडेड बाई पाई डी का क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे हैं उससे, फॉर्मूला से रिलेटेड। ये पता है तो ये कैसे निकालेंगे, टॉर्क पता है तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, अगर शियर स्ट्रेस पता है तो, मतलब एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन वो पूछने लगे। इसके बाद तो फिर इसके बाद सर मुझे स्क्रू जैक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछे। स्क्रू जैक मैकेनिक्स में ये पूछे कि स्क्रू जैक जो होता है ना सर, उसमें हम उसको एक हाइट तक रखते हैं, उसके बाद वो नीचे नहीं आता। तो मुझे ये बोले कि क्यों नीचे नहीं आता, ऐसा बस जैसे पूछे। तो अब सर इसको तो मैकेनिक्स में पढ़ा नहीं था एक्चुअल में। तो मैं उनको ये बताया कि सर मुझे अभी एग्जैक्ट मैं पढ़ा हूँ सर इस कॉन्सेप्ट को, इसमें फ्रिक्शन एंगल और एक और एंगल होता है, मुझे वो याद नहीं आ रहा था। फ्रिक्शन एंगल और एक एंगल होता है सर, उसका कॉन्सेप्ट होता है। मैं पोलाइटली ये बोला कि सर ये मैं पढ़ा हूँ पास्ट में, बट मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मैंने रिविजन नहीं करी है सर। और इतना पता है सर कि एंगल कुछ कॉन्सेप्ट होता है, इसके कारण एंटी लॉक वाली कंडीशन बन जाती है, जिसके कारण वो नीचे नहीं आता। बस इतना ही बोला मैं। बोले हाँ हाँ ठीक ठीक ऐसा बस बोले फिर। और इसके बाद फिर और तो और क्वेश्चन था सर, कुछ कुछ और याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट मुझे अभी। तो यही सब बेसिक 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 ही पूछे सर मुझसे, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप अच्छा के तो नहीं सर, पूछे कुछ। आपने अब अपने जितने डिटेल में सारा बताया, मैं दो चार चीजें आपसे पूछूंगा। पहला, हाँ बड़े हाँ प्रिसाइजली इसका आंसर करना कि बीएआरसी और एनपीसीएल के इंटरव्यू में डिफरेंस क्या नजर आया तुम्हें, बड़े प्रिसाइजली बताना। हाँ। यस सर। बीआर सीन ये था सर कि अ, वो लोग ना मुझे थोड़ा सा इन डेप्थ जानना चाह रहे थे और घुस घुस के। हम्म। जैसे कि एक क्वेश्चन के बाद, जैसे कि सोम का क्वेश्चन था, उसमें फिर क्रॉस सेक्शन को कट करते जा रहे हैं, फिर कट करते जा रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनते जा रहा है। इस टाइप का था सर। और यहाँ पे वही जो सभी बोलते हैं सर, इस डिफरेंस को लगभग सभी बताते हैं, और वही एक्चुअल में है ही डिफरेंस। और मुझे वही लगा सर, क्योंकि मैं एक आंसर दे रहा हूँ, देन वो क्वेश्चन खत्म हो जाए बस। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये चलता है सर, यहाँ भी एनपीसीएल में भी ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ क्वेश्चन वो लोग ना खींचते हैं, और थोड़ा जैसे मेरा ट्रॉपिक कॉन्सेप्ट में ना वो लोग थोड़ा अंदर जा रहे थे, बस एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें वो लोग अंदर गए। बाकी सब क्वेश्चन ऐसा था कि हाँ मैं आंसर दिया, खत्म क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर दिया, खत्म क्वेश्चन, इस टाइप का एनपीसीएल में मुझे लगा, जो कितनी कि देर चला बाद था में आपके हमें एनपीसीएल का? 42 मिनट चला था सर ऑलमोस्ट। हम्म। और यस। हर कोई क्वेश्चन पूछता है, हर में जो हम बैठा होता पैनल में क्वेश्चन नहीं पूछता है? नहीं सब नहीं पूछते सर, सब नहीं पूछते। मुझसे तो सिर्फ 4 ही लोग पूछे, बाकी और नहीं पूछे कोई। स्टार्टिंग हम्म। में तो मैं 4 सब्जेक्ट पूछते पूछे, तो मैं बोला सर सबसे पहले तो सोम, थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, देन हीट ट्रांसफर। तो मुझे बोले यार तुम प्रोडक्शन क्यों नहीं बोलते, आप लोग सब लोग यही सब्जेक्ट क्यों बोलते हो, ऐसा बोले। तो मैं बोला सर कि सर ये जो सब्जेक्ट है ये तो हम बाकी सब्जेक्ट में भी इसका रिफ्लेक्शन हमको दिखता है, तो सब बार बार ये पढ़ते हैं, तो हो सकता है सर सबको आसान लगता होगा, इसलिए ये सब सब्जेक्ट ये लिखते हैं, ऐसा बोला। तो बोलते हैं यार प्रोडक्शन कितना अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग क्यों नहीं बोलते, तो मतलब मेरे से एकदम लड़ने जैसे कर रहे हो कि प्रोडक्शन बोलो बोलो बोलो। अब मैं बच रहा हूँ उससे, क्योंकि सर इंटरव्यू से पहले मैं बहुत लोग से मैं पूछा जरूर था कि एक्चुअल में क्या चल रहा है अंदर, तो बहुत लोग ये रिप्लाई दिए थे कि बाकी जो इंटरव्यू दूसरे जो पैनल है, दूसरे वाला पैनल जो था ना, मेरा पैनल नंबर 1 था, पैनल नंबर 2 में ऐसा होता सर कि हम सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं ना उसको छोड़ के सब कुछ पूछ रहा है वो। जैसे कि कोरोजन क्या है, एक पाइप के अंदर जो पेंट करते हैं ना सर, हम पाइप के अंदर जो पेंट करते हैं वो कैसे कैसे पेंट्स यूज करते हैं, ये मतलब इतना अजीब क्वेश्चन है। बोला यार ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन लोग से। और
प्रोडक्शन से बेसिक था, बट थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन था जो शायद उन लोगों को नहीं बोलना था। वो जैसे जो दोस्त बोल रहा था उसको शायद साफ मना करना था कि प्रोडक्शन के टाइप ये सब हम पढ़े ही नहीं सर गेट में। तो तो ये मतलब एकदम ऐसा वो पूछते ही हैं सर ताकि तुम नो बोलो, लेकिन आंसर आदमी क्या करता है, यस में आंसर देता है और कुछ भी उसका आंसर करने लग जाते हैं। अच्छा, अब ये ये थोड़ा सा बताइए कुछ कुछ कि डिफरेंट। कितने सब्जेक्ट्स तैयार करने चाहिए, जैसे बोलते हैं सब्जेक्ट्स कितने तैयार करके जाए इंटरव्यू के लिए, एनपीसीएल और बीईआरसी में? बीआर सिंह तो सर आप जितना लिखोगे ना उसके ऊपर पूछता नहीं है वो। जैसे कि आप लिख दो 4 सब्जेक्ट, तो 4 में ही आप पूरे जज करने की कोशिश करेगा। मे भी थोड़ा सा रिंकाइन साइकिल और वो सब पावर प्लांट और कभी कभी पंप को पूछ लेता है। बट एनपीसीएल का मेरा थोड़ा मैं बोलूंगा कि हाँ मैं जो लिखा वही पूछा एनपीसीएल में भी। बट ऐसा है सर कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो कभी भी ना कहीं भी पूछ सकता है। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मोडायनेमिक्स, ये तो बेसिक सब करता ही है। इसके अलावा वो आरएससी भी पूछता है, पावर प्लांट से पूछ लेगा, पंप से क्वेश्चन पूछता है। फिर और क्या क्या है अपना, आईसी से ही पूछ लेगा, अप्लाइड अप्लाइड भी पूरा पूछ लेगा सर। अप्लाइड से कहीं से भी पूछ सकता है अप्लाइड। तो ये सब बेसिक बेसिक करते ही जाना है हमें, ऐसा है अच्छा, एचआर का इसके कितना लिए। रोल है एनपीसीएल वगैरह में और बीईआरसी में, एचआर मेरे क्वेश्चंस? मेरे मुझे मैं तो सोच ही प्रिपेयर तो मैं किया था सर इसके लिए भी, एचआर के लिए, लेकिन कोई पूछा ही नहीं सर एचआर के बारे में वहां मुझसे। मतलब आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, क्यों आए हो, समथिंग ऐसा कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा वहां तो सब। मैं तो आंसर ही जल्दी जल्दी कर रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं शरद आप धीरे से आंसर, जैसे कुछ कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा सर। लोग 3 बार हिंट किए मुझे कि आप ना थोड़ा आराम से बोलो, क्वेश्चन पूरे सुनो उसके बाद आंसर करो। और बोलते हैं कि हम तो रात भर रुकेंगे यहाँ, रात भर रुकेंगे, आराम से आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा सर आपको जल्दी है क्या, आपको मतलब ट्रेन होगा ना आपका जल्दी, इसलिए आप थोड़ी जल्दबाजी में हो, ऐसा ऐसा मतलब मजाक कर रहे थे बीच में। फिर इतना खतरनाक मजाक मेरे साथ कब हुआ सर, जब वो ये बोले कि जो लकड़ी का प्लेट है ना, लकड़ी की प्लेट जो पानी तैर रहा है उसके बीच में हम लोग मिड पॉइंट पे लोड लगा रहे हैं ना उसका, वहां पे आप खड़े हो बोले मुझे, और अगर ज्यादा हड़बड़ाओगे तो डूब जाओगे देख के आप। फिर ऐसा मतलब ऐसा ऐसा मजाक करने लगे वो लोग। फिर एक जगह वो ये भी बोले कि हम यहाँ सिलेक्ट करने के लिए बैठे, मुझे डायरेक्ट बोले सर कि हम तो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन यहाँ लोग क्या है कि खुद ही गड़बड़ी करके अपना खुद ही नुकसान करते हैं, ऐसा उनका कहना था। हम तो यहाँ हम्म आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, ऐसा मुझे सीधा सीधा वो बोल रहे थे सर। हम्म। तो ये कुछ कुछ था। और सब्जेक्ट वाइज तो सबका बेसिक तो सबका देख ही लेना चाहिए आई थिंक मेरे हिसाब से। बेसिक हम्म बेसिक कभी कभी क्योंकि किसी किसी को इंडस्ट्रियल भी पूछ लेते हैं। अच्छा, आपसे इंडस्ट्रियल बीटेक के अगर प्रोजेक्ट, बीटेक के प्रोजेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछा क्या शरद? बीटेक मैं किया था सर, प्रिपरेशन तो किया था उसका भी, लेकिन बीटेक से रिलेटेड भी कुछ नहीं पूछे वो मुझसे। अच्छा। हाँ। और मेरा लास्ट में था सर, मैं उससे पहले देख रहा था सब बहुत लोग का 25 मिनट में 28 मिनट में निपटा रहा है। तो मुझे लगा वैसे ही चलेगा क्योंकि एग्जाम लास्ट आ चुका है। लेकिन सर मुझे अच्छा लगा कि ना वो इंटरेस्ट ले रहे थे, और खींचते खींचते 42 मिनट चला गया ना, तो एक होप बन गया मेरा इस इंटरव्यू में। और लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ कुछ फायदा भी होता है ऐसा लगता है सर मुझे। मेरे जो सीनियर सर है उनका भी लास्ट में इंटरव्यू हुआ 5 जून को, और उनका भी हुआ, सिलेक्शन हो गया उनका भी। डिपेंड करता है आप एनर्जी लेवल मेंटेन कर रहे हो एंड तक जाते जाते कि नहीं, हाँ ये तो अंदर हाँ जाके हाँ थोड़ा स्माइल करके एनर्जी डिस्प्ले किया, इसका इम्पैक्ट हाँ पड़ता हाँ। है एक्चुअली। वही सर, काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा सर। वो तो डायरेक्ट बोले कि हम यही तो चाहते हैं आपसे, ऐसा मुझे बोल दिए सीधा कि यही हम्म हमें चाहिए, स्माइल के साथ आंसर करो ऐसा करके। तो ये कुछ कुछ था चलिए। सर अभी। अच्छा, बीटेक के प्रोजेक्ट वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे क्या शरद? नहीं सर बीटेक से तो नहीं पूछे मुझसे क्वेश्चन, एक भी नहीं पूछे बीटेक से रिलेटेड। नहीं, प्रोजेक्ट से कि रिलेटेड, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हाँ वगैरह। हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं, इंटर्नशिप तक नहीं पूछे वो, बीटेक प्रोजेक्ट भी नहीं पूछे, इंटर्नशिप भी नहीं पूछे। हम्म। हम्म। अच्छा, तो आपका शरद देखो, बहुत डिटेल में आपने सब कुछ बताया। अब हम इस यस सर। इंटरेक्शन के एंड में पहुंच गए। हाँ हाँ। जो स्टूडेंट को इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितने सीरियसली करनी चाहिए? बिकॉज मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो बच्चे ना बहुत कुछ अज्यूम कर लेते हैं दिमाग में कि साहब मेरे नंबर कम है, हम्म। मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ जैसे हाँ आपने खुद बताया कि मैंने बीएआरसी में हाँ बहुत टाइम वेस्ट कर दिया ये अज्यूम करके कि मेरा तो नहीं होगा। अब आपकी क्या हाँ हाँ। एडवाइस है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए? अब आप उस साइड बैठे हैं टेबल के, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं हम्म। आप, तो क्या एडवाइस हाँ देना हाँ। चाहेंगे बच्चों को जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं? सर खासकर तो मैं जिसका 500 के अंडर रैंक है या 300 400, तो उसको तो मैं बोलूंगा कि बाकी जहाँ पे
ऐसे पीएसयू जिसमें वेटेज अच्छा खासा है गेट का, तो उसमें तो उसका लगभग होना ही है सर। लेकिन हम्म जिसका, क्योंकि 500 के अबव जाने पे क्या होता है कि ना होप एकदम थोड़ा कम होते जाता है बाकी पीएसयूज के लिए। तो वहां पे उन लोग के लिए मैं बोलूंगा सर, ये ना एकदम वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है एनपीसीआईएल बार। एकदम हम्म गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर कि आप ले लो, आप प्रिपरेशन हम्म करो और ले लो। और मुझे तो सीधा मेरे एक सीनियर सर थे, वो मुझे डायरेक्ट बोले कि मैं गारंटी देता हूँ अगर तू सही से प्रिपरेशन करता है तेरा एनपीसीआर हो ही जाएगा, एनपीसीआर हो ही हम्म जाएगा। मतलब ऐसा पॉजिटिव, मतलब बोले सर सीधा मुझे ये चीज। हम्म तो बस अपने को अपने एंड से ना सर होप रखना चाहिए कि यार ये, क्योंकि सर सच बताऊं ना तो रैंकर लोग तो ये सोच के आते हैं कभी कभी, क्योंकि मेरे साथ में सर अच्छे खासे रैंकर लोग थे वहां पे, अच्छे अच्छे रैंक थे, 150 रैंक, 162 रैंक और 200 रैंक, ऐसे अच्छे खासे आईआईटी वगैरह से आते हैं। तो तब उनका तो सर होना ही है सर कहीं ना कहीं, तो उनका ऐसा रहता है कि मेरा एवरेज भी जाएगा तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता करके। हम्म। और हम इधर सोचते हैं कि भाई उसका तो 200 रैंक होगा, तो वो तो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, तो अपने एक्स्ट्रा तो ले ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता सर, सच बताऊं तो हम उल्टा सोचते हैं और वो भी उल्टा सोचते रहते हैं। तो इसका हमें कहीं कहीं पॉजिटिव ले लेना चाहिए कि अगर रैंक खराब भी है ना तो सही से प्रिपरेशन कर लिए तो ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है एनपीसीआर की ना, आपको ही सिलेक्ट करना चाहता है, ऐसा भी लगेगा आपको कि भाई जब राइट। उतना रैंक तक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो भी 100% गेट, मतलब 100% इंटरव्यू बेस्ड, तो फिर ये तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और नहीं मिल सकता सर। थोड़ा जिनका रैंक खराब है, क्योंकि मेरे सीनियर सर का 1700-1800 रैंक, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ, अच्छे नंबर से सिलेक्शन हुआ। और सही मुझे तो लगता है सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको खोना नहीं चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए इसके लिए। होप चलिए रखकर। इधर, यस सर। दैट्स वंडरफुल शरद। देखिए शरद, आपने बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन किया। एंड यस सर। यू नो वी हैव रीच्ड टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन, एंड आई एम वेरी श्योर जो आपने सारा वीडियो में बताया है, स्टूडेंट बड़े यस ध्यान सर। से सुनेगा और अपने लिए उसको अच्छा डिसीजन वो करेगा, इसके हाँ हाँ। तैयारी वगैरह करेगा। और कोई यस सर। मैसेज आप बच्चों को देना चाहें, स्टूडेंट्स को देना चाहें? सर मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर जैसे कि बार की प्रिपरेशन के लिए मैं बोलूँ सर, बार के लिए खासकर मुझे सर हम्म ना लास्ट में ये रियलाइजेशन हुआ, लास्ट में बार के कि जब मैं निकल के मैं जब टहल रहा था ना बीच में जाके एकदम टहल रहा था, तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं जो 25 डेज के आसपास जो बर्बाद किया, अगर उसको अच्छा से मैं निचोड़ा रहता ना सर, तो मे भी शायद मैं बार में भी सिलेक्ट हो जाता, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि वो मुझसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, इतना बेसिक ना कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अगर सही से मेहनत करे उसको ना, वो ना कर पाए क्रैक उसको, ऐसा नहीं है। लेकिन हम्म हम तो सराउंडिंग से ही हारते हैं एक्चुअल में सर, कि आप जाके कोरा पढ़ो ना, आप जाके किसी से पूछो, वो तो खामा खा कर बोलेगा कि ना बात इज द टफेस्ट इंटरव्यू। लेकिन सच में अगर तुम सही से मेहनत कर जाओ ना सर, ये 50 दिन मिलेगा जिसमें, तो ले सकते हो सर एक्सरसाइज, ये है। वंडरफुल। तो हम्म हाँ ये चीज ना एकदम अपने को माइंड, मेरे माइंड में तो एकदम बैठ गया कि नहीं भाई ये चीज एकदम गलत है जो मार्केट में चल रहा है। तो ये चीज कुछ कुछ लगा था जो कि एक ना जो एस्पिरेंट होगा ना उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो मेरा जो वो समरी है सर। नहीं नहीं, आई एम श्योर यस वो सर। बच्चे का हेल्प करेगी। तो शरद, यस सर। लेट मी थैंक यू वंस अगेन, आपने इतना टाइम दिया। हाँ। एंड वी विश यू थैंक यू ऑल सर। द वेरी बेस्ट फॉर योर वंडरफुल करियर इन एनपीसीआईएल। ओके। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर।